Hi everybody, this is Shweta here from Yogavahi Wellness, and today I am going to talk about certain food items that people who have intolerances towards food can eat. It's good for them, it's nutritious, and it helps them in keeping healthy. So specifically I am talking about three major intolerances. One is gluten and other is lactose, and the third is not an intolerance, but I'm just including the group of neurodiverse kids and adults here who have gut issues, and hence usually they might be on gluten free, lactose free and sugar free diet. सो इन दोनों केसेस में, जबकि अगर एडल्ट्स या बच्चों को वीट नहीं खा सकते हैं, दूध से बनी या रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं, एंड गट इश्यूज़ के कारण उनका बिल्कुल भी शुगर बंद है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खाई जा सकती हैं जो उनके न्यूट्रिशन को ओवरऑल अच्छा रखे। सबसे पहला है घी, मेरा फेवरेट वर्ड। Across all the videos I have been continuously talking about ghee. In spite of having lactose intolerance, घी खाया जा सकता है. In the process of making ghee, maximum amount of casein lactose जल जाता है, and hence घी can be taken. घी खाने के फ़ायदे मैं पहले भी बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ, बट स्पेसिफिकली अगर हम न्यूरो डाइवर्स बच्चों की बात करें, किसी को अगर ऑटिज़म है, ADHD है, ADD है, सेरेब्रल पैल्सी का केस है, डाउन सिंड्रोम है, और भी कोई अदर कंडीशंस हैं, तो यूजुअली उनको कुछ ना कुछ गट इश्यूज़ भी होते हैं। इन गट इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए घी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ड्राइनेस का इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। बहुत सारे हाइपर एक्टिव बच्चों को टू मच बॉडी हीट का इशू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको मुंह में बार बार अल्सर्स या छाले होते रहते हैं, या फीवर बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, या वॉमिटिंग वाला केस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन ऑल दीज केसेस घी बहुत ज़रूरी है। So irrespective of your dairy intolerance, you can still have ghee safely. It will only benefit you. Immunity बढ़ाएगा, शरीर की ताकत बढ़ाएगा, nutrition absorption बढ़ाएगा, digestion बढ़ाएगा, so on and so forth. Second है, मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारे बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, किसी को टेक्सचर नहीं पसंद होता है, किसी को टेस्ट नहीं पसंद होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ड्राई फ्रूट्स में आमंड्स, बादाम, कैश्यूज़, काजू, ये दोनों चीज़ों को लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इन्हें रात में भिगा दीजिए, सुबह पीस दीजिए, तो इसका दूध बन जाएगा। जो आपको बाज़ार में रेडीमेड आमंड मिल्क, कैशू मिल्क वगैरह जो भी मिलता है वो यही है, उसमें कोई और ख़ास चीज़ नहीं की जाती है। आपने जो भी चीज़ भिगाई उसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया अच्छे से। अगर वो ग्रैन्युलर चीज़ भी बच्चे बिल्कुल नहीं लेंगे तो उसको आप छान दीजिए, आप खुद खा लीजिए, और जो वो लिक्विड बचा वो उसका दूध है। अब आप इसको जिस फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर आप इसे डायरेक्टली पिलाना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा चावल डाल के खीर जैसा बना देना चाहते हैं, या फिर अगर हलवा बन रहा है तो उसमें इसको एंड में पकाते हुए डाल दीजिए। कुछ बच्चे सेवियां खाते हैं, इसमें वो डाल दीजिए। तो इसको और पकाना नहीं है, आपको लेना इसको इसी फॉर्मेट में है, बट इस तरीके से वो ड्राई फ्रूट को कंज्यूम करना आसान है, उसका अब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अगर हम बिना सोक किए हुए खाएं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हैवी होता है उसको डाइजेस्ट करना, स्पेशली बच्चों के लिए। सो इसको ये लेने का सबसे आसान तरीका ये है। इसके बाद हम आते हैं खजूर पे, डेट्स। खजूर बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है बहुत सारे न्यूट्रिशन की, आयरन की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, और उसकी मिठास बच्चों के लिए अच्छी है। तो जब शुगर बंद होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिठास बंद करनी है। शुगर से मतलब वाइट शुगर से है।
शुगर से मतलब ये नहीं है कि कोई भी मीठी चीज़ नुकसान करेगी। मीठी चीज़ों में किशमिश है, अंजीर है, खजूर है, बहुत सारे फल हैं, इनफैक्ट सब्जियां भी हैं, पम्पकिन यानी कि कद्दू, लौकी, तुरई फैमिली, ये सारी सब्जियां, खीरा या ककड़ी, ये सब, इनमें सब में अपनी एक मिठास होती है और वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। डेट्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और जिनको कोई भी इंटॉलरेंस है खाने से, वो भी इसको खा सकते हैं। अगेन, इसे यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे ही खा लीजिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना लीजिए। अगर घर में कुछ हलवा बनता है तो इसी को उसमें साथ पका के उसे मीठा कर दीजिए। खीर टाइप का कुछ बनता है तो अगेन खजूर डाल के उसको मीठा कर दीजिए। पैनकेक्स में भी इसी को डाल के मीठा किया जा सकता है, दलिए को। ये बहुत सारी डेज़र्ट्स को, मीठी चीज़ों को मीठा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और मैं होल खजूर की, मतलब जो हमारा नॉर्मल पूरा खजूर होता है उसकी बात कर रही हूँ। प्लीज़ डोंट बाय डेट सिरप। वो जो बाज़ार में खजूर का जो सिरप मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल शुगर होती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसका जो प्रोसेसिंग है उससे डेट्स की जितनी भी अच्छी गुणता है वो सब ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल डेट्स लाइए आपके घर में और जिस चीज़ में पकाना है पका दीजिए, वो चीज़ मीठी हो जाएगी। ऐसे ही खाना है ऐसे ही खा लीजिए। It is an excellent source of nutrition which everybody can have irrespective of the age, and अधिकतर लोगों को अच्छा भी लगता है। इसके बाद है सत्तू। अब सत्तू एक ऐसी चीज़ है जो कुछ रीजन्स में, कुछ प्रांतों में लोगों को पता है और कुछ जगह नहीं पता है, या फिर हो सकता है अलग अलग नाम हो, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो रोस्टेड चना होता है, जो हम चना खाते हैं, चना गुड़ वाला चना जो नमकीन में होता है, तो उसी चने को जब उसके छिलके समेत, मतलब भुने हुए चने को जब छिलके समेत पीस दिया जाता है तो वही सत्तू होता है। अब ये सत्तू जो है एक इकलौता प्रोटीन सोर्स है जो कि हमारे शरीर को ठंडक भी देता है। तो अधिकतर प्रोटीन सोर्स, चाहे वो दाल हो, टोफू हो, पनीर हो, नॉनवेज हो, अंडे हो, ये हमारे शरीर में गर्माहट भी पैदा करते हैं। सत्तू एक इकलौता प्रोटीन है जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्माहट नहीं बढ़ाता है, इनफैक्ट उसको उल्टा ठंडक देता है। और वो बहुत सारे अगर हमें कोई फूड इंटॉलरेंस है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है, अगर हम इस इंटॉलरेंस के साथ पैदा नहीं हुए हैं, ये फूड एलर्जी के साथ, ये अगर हमें पैदाइशी नहीं है और किसी पर्टिकुलर एज में जाके हुई है, इसका मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन आप उसको कैसे ठीक करते हैं, कब कर पाते हैं, उसके पहले आप जो खा सकते हैं उसमें सत्तू बहुत इम्पॉर्टेंट है। सत्तू को अगेन यूज़ करने के बहुत तरीके हैं। कई लोग इसको सिर्फ पानी में घोल के पी सकते हैं, इसको छाछ में मिला के पी सकते हैं, बट अगर आपको डेयरी इंटॉलरेंस है तो आप वो नहीं कर सकते हैं। इसके पराठे बनाए जाते हैं। इसको अगर आप कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें खाली ऊपर से डाल के ऐसे वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, कोई इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो सत्तू के नॉर्मल लड्डू बनते हैं, वो भी अगेन खजूर के साथ बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि सत्तू इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या आसान है। सत्तू के बाद है नंबर मूंग की दाल का, वो भी अंकुरित हरी मूंग की दाल। अब अंकुरित हरी मूंग की दाल बेस्ट मानी जाती है उन लोगों के लिए जिनको कोई भी पेट से रिलेटेड तकलीफ़ें हैं। तो अगर हमने अंकुरित कर दिया है दाल को, तो अगेन आप इसको किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हैं। आपको इसकी सब्जी टाइप की बनानी है प्याज टमाटर डाल के, वो कर लीजिए। अगर आप इसको दाल टाइप ही बनाना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। अगर आप इसको बॉईल करके सैलेड की तरह खाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप इसको पूरा पीस के इसका चीला बनाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगेन इसको यूज़ करने के बहुत तरीके हैं, आप जैसे यूज़ करना चाहें। तो इन कंपैरिजन टू दूसरी दाल, चाहे वो तुअर की हो, मसूर की हो, हरी मूंग की अंकुरित दाल बेस्ट है। इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा है और इसको
अब्जॉर्ब करने की बॉडी की क्षमता, आपको पेट का इशू है तो भी आपकी बॉडी, क्योंकि ये हल्की होती है, तो इसको अब्जॉर्ब कर पाएगी और इसके प्रोटीन का आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद हम आते हैं अलसी, या जिसको फ्लैक्सीड कहा जाता है, और तिल। फ्लैक्सीड और तिल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके पेट के लिए। अब इसको अगेन इस्तेमाल करने के तरीके, अगर आप इसको रोस्ट करके अपने पराठों में ऐड कर सकते हैं, आपकी सब्जियों में ऊपर से ऐड कर सकते हैं, सैलेड में ऐड कर सकते हैं, इसको पीस के अपने आटे में मिक्स कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं पता चलेगा। इसको अगर कोई ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, सूप्स में ऐड कर सकते हैं ठंड के मौसम में। अगेन कुछ खास स्वाद नहीं आता है, थोड़ा ही खाना है, 1 टीस्पून इनफ हो गया, दोनों चीज़ों का आधा आधा प्रपोर्शन मिला के। तो इसको कंज्यूम करने से जो हमारे शरीर को चिकनाई की ज़रूरत है वो इससे मिलती है। अगर हमें गट इशू है तो ये स्वाभाविक हो सकता है कि बहुत सारा ड्राइनेस भी होगा शरीर में, उस केस में ये दोनों चीज़ें मिलके यूज़ करने से न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे कोलोन में जो चिकनाहट की ज़रूरत है वो आती है। बहुत सारे लोग जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है ऑब्वियसली मिलेट्स खाते हैं, बिल्कुल खाइए, आपको जो मिलेट सूट होता है वो खाइए। आपके प्रांत में जो मिलेट ज़्यादा ट्रेडिशनली उगाया जाता है वो खाइए, जिस सीज़न में जो मिलेट खाया जाता है वो खाइए। अगर ठंड में बाजरा खाते हैं तो बाजरा खाइए, फिर साल भर ज्वार ना खाइए। गर्मियों में ज्वार खाते हैं तो गर्मियों में ही ज्वार खाइए। बीच में रागी खाया जाता है वो खाइए। तो आप ये देखिए कि उस एरिया में क्या उगता था या क्या उगता है और कौन से वेदर में क्या खाया जाता है, उसके हिसाब से ही आप अपना भी फॉलो करने की कोशिश करिए। एंड ऑब्वियसली आपका सिस्टम क्या चीज़ को अच्छे से पचाता है वो। मिलेट्स को भी यूज़ करने के बहुत तरीके हैं। उसको जो थोड़ा टूटा हुआ मिलेट मिलता है उसका उपमा बनाया जा सकता है, दलिया बनाया जा सकता है, लापसी बनाई जा सकती है, खिचड़ी बनाई जा सकती है, उसके आटे की रोटी बनाई जा सकती है, चीला बनाया जा सकता है, डोसा बनाया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मिलेट्स थोड़े ड्राइंग होते हैं। मिलेट्स के साथ प्लीज़ अपने घी का कंजम्पशन बढ़ाइए। रोटी है तो उसमें लगाइए, चीला है तो उसमें सेकिए, उपमा है तो उसको घी में बनाइए। मिलेट्स को घी की बहुत ज़रूरत है, दोनों को साथ में लेने से आपका फ़ायदा होगा। अगर आप मिलेट सिर्फ अकेले खाएंगे, घी नहीं यूज़ करेंगे, तो वो आपकी तकलीफ़ बढ़ा सकता है। इसके अलावा हम आते हैं धनिए और पुदीने की चटनी पर। धनिए पुदीने की चटनी अधिकतर लोग जिनको कोई ना कोई इंटॉलरेंस है उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। उनकी पाचन शक्ति ठीक करती है, उनके खाने में उनको टेस्ट आएगा। अगर वो कुछ रिस्ट्रिक्टिव खाना खा रहे हैं तो उनके सिस्टम को थोड़ा कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेगा। अब आप इसमें जो चाहें आप डाल सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। आपको इसमें नारियल डालना है नारियल डालिए, आपको मूंगफली डालनी है मूंगफली डालिए, चने की दाल डालनी है वो डालिए, टमाटर प्याज डालना है वो डालिए। लेकिन ये धनिए पुदीने की चटनी एक बहुत अच्छा एडिशन है आपके अगेन न्यूट्रिशन में, स्वाद में, एज़ वेल एज़ आपके बॉडी को जो ज़रूरत है उसकी। इसके अलावा अनार एक ऐसा फल है जो आपको कोई भी इंटॉलरेंस हो, आप बीमार हो, सर्दी ज़ुकाम हो, बुखार हो, अनार एक ऐसा फल है जो आप साल भर खा सकते हैं। उसका जूस आप साल भर पी सकते हैं। ऑब्वियसली अनार मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं, और ये हमेशा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो अगर आपको इंटॉलरेंस है, बच्चों को टेक्सचरल या सेंसोरियल इश्यूज़ हैं, वो फल नहीं खाते हैं, या ये अनार साबुत तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो प्लीज़ जूस बनाइए, दीजिए। इसमें हल्का सा काला नमक आप ऐड कर सकते हैं। मौसम के अनुसार अगर बहुत ठंड है तो इसमें हल्की सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सो अगेन अनार जूसेस यूनिवर्सल कि इसको सब कोई, किसी भी एज का व्यक्ति, उसको पेट की कोई भी तकलीफ़ हो, अनार का इस्तेमाल कर सकता है, अनार के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ले सकता है और इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आखिरी में आती हूँ प्रोटीन सोर्स के ऊपर, जिस पे अगेन बहुत सारा डिस्कशन होता है, स्पेशली अगर कोई इनटॉलरेंसेस हों, अगर गट के इश्यूज़ हों,
न्यूरो डाइवर्स बच्चों के केस में, या फिर जो बहुत ज़्यादा पिकी ईटर हैं। तो अगेन जो भी आपके यहाँ ट्रेडिशनली खाया जाता है वो खिलाइए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज खिलाइए, दालें खाते हैं दाल खिलाइए, अंडे खाते हैं अंडे खिलाइए। अब कोशिश करिए कि इसको लंच टाइम में खिलाएं, क्योंकि फिर बॉडी को इनफ टाइम मिलेगा इसको पचाने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसको अब्जॉर्ब करने के लिए। डिनर में अवॉइड करें। अगेन बहुत सारे बच्चे अगर दालें नहीं खाते तो दालों को खिलाने का तरीका ये है कि फिर हम उसे आटे में गूंद सकते हैं, या फिर हम दालों का चीला बना सकते हैं, डोसा टाइप का बना सकते हैं। ये सब तरीक़ों से हम उनका प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थोड़े से फूड आइटम्स थे जो मैं जिन पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहती थी कि ये इनटॉलरेंसेस वाले एडल्ट्स या बच्चे खा सकते हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है। ये उनके डाइजेशन को सपोर्ट करेगा, उनके न्यूट्रिशन को सपोर्ट करेगा। एंड दैट इज़ वेयर आई वुड लाइक टू एंड दिस। थैंक यू सो मच।